जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। नमस्कार। भारतवर्ष के सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, सम्माननीय मजिस्ट्रेट, सम्माननीय एडवोकेट्स, लीगल एड से जुड़े हुए हमारे सभी सचिव महोदय, डीएलओज, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लॉ स्टूडेंट और एडीजे, एडीपी और सिविल जज की परीक्षा दे रहे हमारे सम्माननीय परीक्षार्थीगण और भारत के वह आम नागरिक जो चेक बाउंस की प्रक्रिया को सरल शब्दों में और लेटेस्ट लीगल पोजीशन के साथ समझना चाहते हैं, उन सब का मैं प्रदीप कुमार व्यास, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मध्य प्रदेश केडर, मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विगत वीडियो में मैंने एनआई एक्ट के बारे में परिवाद प्रस्तुत करने तक की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। आज परिवाद प्रस्तुत हो जाने के बाद से निर्णय तक की प्रक्रिया और एक्यूज क्या क्या डिफेंस ले सकता है, इसके बारे में मैं आपके साथ सामने चर्चा करूंगा। जैसे ही एनआई एक्ट का परिवाद लर्नेड मजिस्ट्रेट के सामने विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत कर देते हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ तक कि अपील कोर्ट के सामने, परिवादीगण के सामने, परिवादीगण के अभिभाषक के सामने ही आती है कि एक्यूज पर समन्स की तामील नहीं होती, वारंट की तामील नहीं होती। भारतवर्ष में हजारों केस सिर्फ तामील की स्टेज पर पड़े हुए हैं। इसका ये जो बिग इशू है, इसका एक आंसर तो एक्ट में ही दिया है। देखिए स्लाइड पर फ्लैश हो रहा है, 144 एनआई एक्ट, 144 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रावधान किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी समन्स की एक प्रति कुरियर सर्विस द्वारा, जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अधिकृत कुरियर हो, और जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेजी जाएगी। स्पीड पोस्ट के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस ये गारंटी लेता है कि 24 से 48 घंटे के भीतर भारत के किसी भी भाग में वो तामील करवा देते हैं, या उनका जो है कुरियर पहुंच जाता है, उनका जो है स्पीड पोस्ट का डाक पहुंच जाता है। कुरियर सर्विस वाले भी रहते हैं, वो भी तत्काल तामील करवाते हैं। तो मैं जितने सेशंस जज हमारे लर्नर सुन रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि उन्होंने कोई कुरियर को अधिकृत कर रखा हो, कुरियर सर्विस को, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 1 या 2 कुरियर सर्विसेज लंबित प्रकरणों को देखते हुए उनको भी अधिकृत कर दें, ताकि कुरियर से, स्पीड पोस्ट से और साधारण डाक से 3 तरीके से हम जो है प्रयास करेंगे तो हमारा समन्स तामील शीघ्र होगा। 144 में यह भी प्रावधान किया है कि यदि लेने से इनकार का प्रस्थान होकर लौटता है तो न्यायालय प्रिज्यूम करेगा कि तामील हो गया है। अतः मैं सारे लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड एडवोकेट जो कंप्लेनेंट के हैं, और कंप्लेनेंट से भी आग्रह करूंगा कि पहली पेशी पर कुरियर का खर्चा, स्पीड पोस्ट का खर्चा भी जमा कर दें ताकि इस तामील शीघ्र हो। देखिए इंद्र मोहन गोस्वामी और विकास वाले मामले आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले समन्स जारी करिए, फिर उसकी तामील पर जमानती वारंट जारी करिए, और फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी करिए। तो समन्स की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। समन्स स्पीड पोस्ट से 24 से 48 घंटे में तामील हो जाएगा। उसके बाद उसकी अगली स्टेज आएगी जमानती वारंट। देखिए मोतीराम विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी आपके सामने AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट फ्लैश हो रहा है। इसके निर्णय के अंतिम चरणों में माननीय अपेक्स कोर्ट ने यहां तक कहा कि 389 CRPC के तहत जब हम एक दोष सिद्ध व्यक्ति का सेंटेंस सस्पेंड करते हैं तो उसको मुचलके पर छोड़ने का प्रावधान है 389(1) CRPC में। तो जब एक दोष सिद्ध व्यक्ति को मुचलकर छोड़ सकते हैं, तो एक समन्स केस वाले मामले में यदि हम जमानती वारंट में केवल मुचलका या केवल बॉन्ड भी मांग ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये 389 का लॉजिक है। इसके तहत आप जब समन्स तामील हो जाए तो जमानती वारंट में सेक्शन 71 CRPC की किसी बात के होते हुए भी केवल बांड की अपेक्षा करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि केवल बांड मांगेंगे और कुरियर से उसको जमानती वारंट को भेज देंगे, केवल बांड चाहिए हमको, तो बांड भर के एक्यूज खुद भी भेज सकता है, या एक्यूज बांड भर के नहीं भेजता है तो हम ये मान लेंगे कि उस पर तामील हो गई है। तो इस तरह से समन्स और जमानती वारंट दोनों हमारे स्पीड पोस्ट कुरियर सर्विस से जल्दी हम तामील करवा सकते हैं। जो भी आप समन्स भेजें, जमानती वारंट भेजें, उन सब पे दामोदर एस प्रभु विरुद्ध सैयद बाबालाल वाले मामले में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं वो जरूर लिखवाइए। वो डायरेक्शन क्या है, लिखिए अभियुक्त को कि यदि आप पहली या दूसरी तिथि पर समझौता करना चाहते हैं तो कर लें, अन्य दशा में उसके बाद यदि आप समझौता करते हैं तो चेक राशि का 10% कंपाउंडिंग कास्ट लगेगा।
यदि आप सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में करते हैं तो 15% कास्ट लगेगा, और अपेक्स कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में आप समझौता करते हैं तो चेक की राशि का 20% कास्ट आपको जमा करवाना पड़ सकता है। ये एंडोर्समेंट भी आप जरूर कर दीजिए, ताकि यदि एक्यूज की मंशा समझौता करने की हो तो वो पहली या दूसरी तिथि पर ही कर लें और कंपाउंडिंग कास्ट से हम बच सकते हैं। यदि कई बार ये होता है कि कंप्लेनेंट खुद प्रोसेस पेश नहीं करते हैं, कुरियर का खर्चा पेश नहीं करते हैं, स्पीड पोस्ट का खर्चा पेश नहीं करते हैं और बाहर एक्यूज से उनका लेन देन चलता रहता है, तो 204(4) सीआरपीसी आपके सामने फ्लैश हो रही है। उसमें कहा गया है कि यदि कंप्लेनेंट प्रोसेस पेश नहीं करता है तो आप प्रोसेस के अभाव में कंप्लेंट को खारिज कर दीजिए। कुल मिला के त्वरित कार्रवाई करना है। जमानती वारंट जैसे मैंने बताया वहाँ तक तामील हो गया अपना। अब जमानती वारंट तामील होने के बाद गिरफ्तारी वारंट की बारी आती है। गिरफ्तारी वारंट जब भी भेजें, यदि अपने ज़िले से बाहर भेज रहे हैं या प्रदेश से बाहर भेज रहे हैं तो वहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर भी साथ में भेजिए कि आपके क्षेत्राधिकार में रहने वाले अभियुक्त का एक गिरफ्तारी वारंट है, कृपया संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इसकी शीघ्र तामील कराएं। और ऐसा 2-3 बार वारंट भेजने के बाद भी यदि आता है कि अभियुक्त छिप जाता है, नहीं मिलता है, गिरफ्तारी से बच रहा है, तो 299 सीआरपीसी की कार्रवाई करिए, उसको फरार घोषित कर दीजिए, फरीवाद कंप्लेनेंट का एविडेंस रिकॉर्ड कर लीजिए और फाइल रिकॉर्ड में भेज दीजिए। लेकिन साथ ही एक प्रक्रिया और करिए, 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई भी करिए और उद्घोषणा जारी करिए। एक्यूज की चल संपत्ति बुलवाइए, उसको कुर्क करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्लाइड पर फ्लैश हो रहा है एक सेक्शन 174A आईपीसी, ये नया अमेंडेड प्रोविजन जोड़ा है। 174A आईपीसी ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के तहत प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है और फिर भी वो नियत समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, जो 3 साल तक की सजा तक दंडनीय है। तो एनआई एक तो बेलेबल है लेकिन 174 नॉन बेलेबल है, तो इसके तहत एफआईआर भी दर्ज करवाना चाहिए। कंप्लेनेंट को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बताना चाहिए कि साहब 82-83 की कार्रवाई के बाद भी एक्यूज उपस्थित नहीं हो रहा है, 174A का मुकदमा दर्ज किया जाए। कुल मिला के ये है कि एक्यूज पर जल्दी से जल्दी तामील हो और उपस्थिति का हमको प्रेशर बनाना है। 138 एनआई एक्ट का ऑफेंस बेलेबल है। यदि पहली बार एक्यूज आता है तो बेल उसका राइट है, और जब भी आप नॉन बेलेबल वारंट भेजें उसके नीचे लाल शाही से नोट लगाएं कि मामला जमानती है, प्रथम बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, ताकि कभी एक्यूज को गिरफ्तार करके रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, छुट्टी के दिन पेश किया जाए, तो ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड के अभाव में उसको जेल चला जाए। तो मजिस्ट्रेट जितने जो गिरफ्तारी वारंट जारी करवाते हैं उनके लिए मैं कॉशन बताऊंगा कि लाल शाही से ऐसा नोट जरूर लगाएं कि ये बेलेबल ऑफेंस है और पहली बार वारंट जारी किया गया है। जैसे अभियुक्त उपस्थित हो जाता है उसकी जमानत हो जाती है, उसके बाद एडीआर मैकेनिज्म जरूर अपनाइए, मामला मीडिएशन के लिए भेजिए, लोक अदालत में तामील का प्रयास करिए। एडीआर मैकेनिज्म से ये होता है कि दोनों पक्षों को यदि आप पास लाते हैं समझौते की संभावना बढ़ती है। KN गोविंदन कुट्टी मेनन का मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसमें कहा गया है कि यदि लोक अदालत में कोई एक्यूज समझौता कर लेता है और उसके बाद भी राशि अदा नहीं करता है तो सेक्शन 21 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत लोक अदालत का आदेश सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह एग्जीक्यूटेबल होता है। अतः लोक अदालत की बेंच में जो भी लर्नड जज बैठे उनको पूछना चाहिए फरियादी से कि क्या आपको पूरा पैसा मिल गया है या कुछ मिला और कुछ बाद में देगा, तो कितना बाद में देगा वो ऑर्डर में लिखना चाहिए। और न केवल ऑर्डर में लिखना चाहिए बल्कि ये भी लिखना चाहिए कि इतना पैसा इतने माह में देने का इसने वचन दिया है। लर्नड कंप्लेनेंट एडवोकेट जो सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि लोक अदालत के समझौते में सारी बातें दर्ज करवाइए, ताकि इनकेस समझौते के बाद भी यदि एक्यूज राशि नहीं देता है तो आप उसकी वसूली कर सकते हैं। 205 सीआरपीसी आपके सामने फ्लैश हो रहा है। क्या है 205 सीआरपीसी? एक्यूज एक आवेदन देता है कि साहब ये समन मामला है, पहचान का कोई विवाद नहीं है, मुझे अटेंडेंस से मुक्ति दे दी जाए। 2 सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फ्लैश हो रही है, मजूमदार वाली और भास्कर इंडस्ट्रीज वाली। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को विचार करना चाहिए कि आखिर एक्यूज की उपस्थिति से कौन सा उपयोगी उद्देश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कई बार इसमें एक्यूज व्यापारी रहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं, मजदूर तबका के व्यक्ति रहते हैं, तो अनावश्यक उनको न्यायालय में समय खराब ना हो और कार्रवाई भी चलती रहे, तो 205 को अलाउ कर लेना चाहिए और एडवोकेट के माध्यम से उपस्थिति मान्य कर लेनी चाहिए। उसके बाद स्टेज आती है 251 सीआरपीसी, पर्टिकुलर आप ऑफेंस सुना दीजिए और ये तय करिए कि आप कौन सी ट्रायल चलाएंगे, समन्स ट्रायल या समरी ट्रायल। और जैसे ही वो डिनाइल करते हैं 251 में हमने अपराध नहीं किया है, तो 143A एनआई एक्ट का एक अमेंडेड प्रोविजन जोड़ गया है जिसमें इंटरिम कंपेंसेशन का प्रावधान है। चेक की राशि का 20%
आपको इंटरिम कंपनसेशन देने का आप आदेश भी दोनों पक्षों को सुनकर कर सकते हैं। और सुरिंदर सिंह देसवाल वाला मामला स्लाइड पर फ्लैश हो रहा है, इसमें कहा है कि ये अमाउंट जो कंपनसेशन आप इंटरिम दिलाते हैं इसको मे को शेल पढ़ना चाहिए और ये मैंडेटरी है और दिलाना ही चाहिए। कौन सी ट्रायल चलाएंगे आप ये भी तय कर लें। यदि मजिस्ट्रेट को समरी पावर है तो समरी ट्रायल ही चलाना चाहिए, और समरी ट्रायल किन्हीं कारणों से वो नहीं चला रहे हैं तो पहली ऑर्डरशीट में स्पष्ट लिखना चाहिए कि कौन सी ट्रायल चला रहे हैं। समरी ट्रायल के क्या फायदे हैं? 143 एनआई एक्ट में प्रावधान है कि समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट चेक की दुगनी राशि तक का दंड भी कर सकता है। सेक्शन 29 सीआरपीसी ये कहती है कि मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को केवल 10,000 रुपये तक का दंड का पावर है, लेकिन ये स्पेशल एक्ट में वो चेक की दुगनी राशि तक का दंड कर सकेंगे। ये फायदा होगा। किन्हीं कारणों से आपको नहीं चलाना है तो समन ट्रायल चलाइए। समन ट्रायल में सिर्फ इतना करना है कि कुछ कारावास का दंड दे दीजिए और 357(3) सीआरपीसी में प्रतिकर दिला दीजिए, क्योंकि प्रतिकर की आपकी सीमाएं चेक की दुगनी राशि तक चली जाएगी। ये सारे न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। ये इस बात के लिए हैं कि कई जज ये कहते हैं कि यदि साहब हम समरी ट्रायल चला लेंगे तो एक मजिस्ट्रेट का लिखा साक्ष्य दूसरा नहीं पढ़ सकेगा 326 सीआरपीसी के तहत। लेकिन इन सब न्याय दृष्टांत में कहा गया है कि आजकल न्यायालय वर्बेटम या शब्द स शब्द साक्ष्य लिखते हैं, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस नहीं बनाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कि फरियादी का पूरा बयान सुन के उसका सारांश लिख ले, ऐसा नहीं होता है। वर्बेटम या शब्दशः शब्द लिखते हैं, और जब शब्दशः शब्द लिखते हैं तो 326 की बाधा कारित नहीं होती है। देखिए आपके सामने इंडियन बैंक एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट फ्लैश हो रहा है। इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि फरियादी ने जो पहला शपथ पत्र शुरू में पेश कर दिया है उसी को जो है उसका मुख्य परीक्षण माना जाएगा। एग्जिबिट करवा लीजिए दस्तावेजों को, और ये एक्यूज की ड्यूटी है कि वो 145(2) एनआई एक्ट के तहत ये आवेदन दें कि मैं फरियादी और उसके गवाहों से क्रॉस करना चाहता हूँ। कई बार फरियादी और उसके लर्नेड एडवोकेट को ध्यान में नहीं रहते डायरेक्शन, तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि ऑर्डरशीट में लिख दें अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया, अभियुक्त का ध्यान धारा 145(2) सीआर एनआई एक्ट की ओर दिलाया जाता है। यदि वो गवाहों से क्रॉस करना चाहता है तो आवेदन दे, अन्यथा यह माना जाएगा कि उसको परिवादी और उसके गवाहों से कोई क्रॉस नहीं करना है। ये भी, इसको भी जरा ध्यान रखना चाहिए। 146 एनआई एक्ट का एक प्रिजम्पशन है, वो क्या है कि बैंक ने यदि चेक को अनादरण करके सील लगा के दे दिया है तो उस मेमो के बारे में प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सही है और फरियादी को बैंक वालों को गवाह में बुलाने की जरूरत नहीं है। कई बार फरियादी खुद आवेदन देते थे कि साहब हम बैंक मैनेजर को बुलाना चाहते हैं, लेकिन 146 का प्रिजम्पशन ध्यान रखिए, फरियादी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है बैंक वालों को। अब क्रॉस शुरू होता है फरियादी का, तो मैं जितने कंप्लेनेंट सुन रहे हैं उनको और उनके एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि क्रॉस के समय अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। कौन से डॉक्यूमेंट? इनकम टैक्स रिटर्न, बिल बुक, खाता बही, अकाउंट्स, रोकड़, एग्रीमेंट कोई हुआ तो वो सारी चीज़ें अपने साथ रखें, क्योंकि जैसे क्रॉस शुरू होता है प्रश्न यही करते हैं भाई आपने आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न में राशि दर्शाई थी या नहीं? मैंने नहीं दर्शाई। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न लाए हैं? हाँ मैं लाया हूँ, ये पेश करता हूँ। आपने खाता बही में राशि दर्शाई थी या नहीं? अकाउंट्स बुक में दर्शाई थी या नहीं? लाए हैं आप अकाउंट बुक? वहीं पेश कर दीजिए। इससे फायदा ये रहेगा कि क्रॉस बार बार डेफर नहीं करना पड़ेगा, और 91 सीआरपीसी के जो आवेदन है जो बार बार प्रस्तुत होते हैं दस्तावेजों के लिए वो नहीं होंगे, और फरियादी को फेयरली आना चाहिए। यदि दर्शाया है तो दर्शाया है, नहीं दर्शाया तो नहीं दर्शाया, और अपने दस्तावेज फेयरली पेश कर देना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। क्रॉस जब हो जाता है उसके बाद अगली स्टेज आती है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज। 313 सीआरपीसी 313 सीआरपीसी में का जब भी परीक्षण हो एक्यूज का, मैं एक्यूज के लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि उसमें स्पेसिफिक उत्तर दिलवाइए, उससे हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें, और जो डिफेंस है वो सारा उसमें बोलना चाहिए कि मेरे ये डिफेंस है, ये सारा उसमें 313 के एग्जामिनेशन में बताना चाहिए। उसके बाद आती फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज। फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है रिटर्न में देने से परिवादी को भी फायदा है और एक्यूज को भी फायदा है। वो फायदा ये है कि अपने जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर दीजिए कि मेरे ये 5 पॉइंट है, या एक्यूज लिख दे कि मेरे 10 डिफेंस है, और उन डिफेंस को पहले हाईलाइट करके फिर एक एक को डिटेल करिए, ताकि आपका सारा सबमिशन ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमारा मामला क्या है और हम क्या क्या तर्क रखना चाहते हैं। कभी कभी एक समस्या ये भी आती है कि निर्णय की तारीख पे एक्यूज एब्सेंट हो जाता है।
अब कंप्लेनेंट खड़ा है, कंप्लेनेंट के एडवोकेट खड़े हैं, लेकिन एक्यूज भी नहीं है और उनके एडवोकेट भी नहीं है। यदि एडवोकेट आते हैं और हाजिरी माफी का आवेदन देते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि साहब किसी की मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, अचानक बीमार हो गया, तो 1-2 दिन की तारीख लगा देना चाहिए। लेकिन कोई नहीं आया है तो निर्णय नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि 138 एनआई एक्ट समन्स मामला है और समन्स मामले में 251 से 259 सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होती है, जिसमें दंड के प्रश्न पर सुनना मैंडेटरी नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर सुनना आज्ञापक नहीं होने से एक्यूज की एब्सेंस में भी आप निर्णय पारित कर दीजिए और फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दीजिए, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दीजिए। सेंटेंसिंग एक बहुत बड़ी समस्या कि कितना अर्थदंड लगाएं, कितनी सजा दें इसको, ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है। कुछ मजिस्ट्रेट पहले कहते थे कि साहब हम तो 2 साल के भीतर जो भी हो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की सजा दे देते हैं और 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना कर देते हैं। यदि अभियुक्त को अपनी चेक की राशि वसूल करना है तो वो सिविल सूट लगाए, हम रिकवरी एजेंट नहीं है। कुछ मजिस्ट्रेट कंपनसेशन भी दिलाते थे। अब जब तक एनआईए की कार्रवाई पूरी होती वो कंपनसेशन नहीं दिलाया, फिर वो सिविल सूट लगाते हैं, तब तक सिविल सूट की अवधि निकल जाती है। तो ऐसे सब कंट्रोवर्सी के बाद एक जजमेंट आया आर विजयन विरुद्ध बेबी 2012, सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक रूपता होना चाहिए। चेक की राशि ले लीजिए, उसमें चेक दिनांक से निर्णय दिनांक तक 9% एनुअल ब्याज जोड़ दीजिए और फिर परिवादी का क्या खर्चा लगा, जैसे कोर्ट फीस, एडवोकेट फीस, कितने साल तक केस चला, उसमें लिटिगेशन फीस, उसको मानसिक त्रास हुआ, वो सब उनका वर्णन करते हुए जोड़िए और उस अनुसार अर्धदंड करिए या प्रतिकर दिलाइए। और ये सारा प्रतिकर परिवादी को दिलाना चाहिए ताकि उसको सिविल केस में अनावश्यक न जाना पड़े और बार बार लिटिगेशन न बढ़े। कई बार मजिस्ट्रेट ये करते हैं कि प्रतिकर दिला देते हैं, मान लो 3 लाख रुपए, और प्रतिकर न देने पर 5-10 दिन का साधारण कारावास, 15 दिन का साधारण कारावास। तो ऐसा मत करिए। डिफॉल्ट का जो सेंटेंस है अर्धदंड के और कंपेंसेशन के, उसको मैक्सिमम लगाइए। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं आप? जितना उस अपराध में दंड है उसका 1/4, अर्थात एनआई एक्ट में 2 साल की सजा है, उसका 1/4 होता है 6 महीने, अर्थात मैक्सिमम 6 महीने तक का जो है उसमें कारावास दे सकते हैं इन डिफॉल्ट, फाइन नहीं देने पर या कंपनसेशन नहीं देने पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ताकि एक्यूज कंपनसेशन भरने के लिए बाध्य हो जाए। 10 दिन 15 दिन का होगा और 10 लाख का चेक है, वो भुगत के आ जाएगा। फिर आपको वसूल करना, वसूल तो होगा पर फिर वसूली की लंबी प्रक्रिया, और 6 महीने होगा तो भर देगा उस पैसे को। इसको भी आप ध्यान रखें। 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन होता है, इसको भी निर्णय में लेना चाहिए और लर्नेड एडवोकेट कंप्लेनेंट के उनको आग्रह करना चाहिए कि साहब हमने प्राइमरी फैक्ट इस्टेब्लिश कर दिए हैं, अब 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन लीजिए। और प्रिजम्पशन ये है कि चेक किसी ऋण या दायित्व के लिए जारी किया गया था। 118 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन लीजिए, उसमें भी प्रिजम्पशन है कि यदि एग्जीक्यूशन चेक का अप्रूव हो जाता है तो कंसिडरेशन के लिए जो है न्यायालय प्रिज्यूम करेगी। तो ये दोनों प्रिजम्पशन लेने के लिए भी आग्रह करना चाहिए। एक इसमें दिक्कत और आती है, 256 सीआरपीसी या 256 सीआरपीसी की जो पावर्स हैं वो कैसे यूज़ करें। कई बार कंप्लेनेंट भी नहीं आता, उसके एडवोकेट भी नहीं आते हैं। एक्यूज खड़ा है, एक्यूज के एडवोकेट खड़े हैं और वो कहते हैं कि साहब कंप्लेनेंट नहीं आया है, कंप्लेंट खारिज करिए, हमको दोषमुक्त करिए। लेकिन 256 सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन, एसोसिएटेड सीमेंट वाला मामला जो आपके सामने 1998 सुप्रीम कोर्ट फ्लैश हो रहा है, उसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि 256 का लैंग्वेज ये है कि परिवाद पर संस्थित मामले में, समन मामले में परिवादी नियत तिथि पर यदि अनुपस्थित है तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार के अनुसार परिवाद खारिज भी कर सकता है या कार्रवाई आगे भी चला सकता है। तो कब कब परिवादी की उपस्थिति आवश्यक होती है? जब उसका एविडेंस होना हो। लेकिन एक्यूज स्टेटमेंट के लिए केस लगा है, एक्यूज स्टेटमेंट ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए। डिफेंस के लिए केस लगा है, डिफेंस का गवाह ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए। फाइनल आर्गूमेंट सुन लीजिए, आगे बढ़ जाइए। फैसले की तारीख है, फैसला सुना दीजिए। समन्स तामील का देख लीजिए कि समन्स तामील हुआ या नहीं हुआ। इन तिथियों पर परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 256 में यदि हम परिवाद खारिज कर देते हैं इन एब्सेंट और एक्विटल हो जाता है उसका प्रभाव, तो फरियादी को फिर हाईकोर्ट में एसएलपी लगाना पड़ती है, 378 में जाना पड़ता है। तो इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप ध्यान रखिए कि परिवाद पर संस्थित मामले में परिवादी की उपस्थिति ये मजिस्ट्रेट की राय में आवश्यक हो तभी खारिज करना चाहिए। AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। इन मामलों में, एनआई एक्ट के मामलों में 91 के आवेदन बहुत आते हैं, 91 सीआरपीसी के, 311 सीआरपीसी के, सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट के वेरियस आवेदन पेश होते हैं। तो जब भी आवेदन 91 के लिए, तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि परिवादी को अपने सारे दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए। 65 एविडेंस एक्ट में देख लीजिए कि क्या वो दस्तावेज जिसका द्वितीयक साक्ष्य देना चाहते हैं वो मटेरियल है,
केस के लिए, क्या सेकेंडरी एविडेंस की शर्तें पूरी हो गई है, इसको भी देख लीजिए, और ऐसे इंटरिम आवेदन को शीघ्र निराकरण करना चाहिए। यहां तक मैंने आपको ये बताया कि समन्स पेश होने से निर्णय तक की प्रक्रिया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू करता हूं कि एक्यूज क्या क्या डिफेंस ले सकते हैं 138 एनआई एक्ट में। मैं लर्नेड एडवोकेट जो एक्यूज के सुन रहे हैं उनको और एक्यूज पर्सन को ध्यान दिलाऊंगा कि हर डिफेंस को ध्यान से समझें और इसको बराबर लें, और कंप्लेनेंट भी सुने ध्यान से कि जब ये डिफेंस लिया जाए तो उसमें क्या कार्रवाई करना है आपको। पहला डिफेंस, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंप्लेनेंट का एक्यूज ये डिफेंस ले सकता है कि साहब ये कंप्लेनेंट की इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि ये इतनी बड़ी राशि चेक की उधार दे सके। पहला केस आपके सामने फ्लैश हो रहा है रामदास वाला। रामदास वाले मामले में कंप्लेनेंट एक्यूज के यहां लारी ड्राइवर का काम करता था। साक्ष्य में आ गया था कि उसकी तनख्वाह 2000 रुपये महीना है और 2500 रुपये है और उसको 20 रुपये रोज भत्ता मिलता है। प्रश्न ये उठा कि इतनी, और उससे पूछा कि आपकी वार्षिक बचत कितनी होती है, उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये सालाना बचाता हूँ। प्रश्न ये उठा कि 5 लाख जैसी रकम इसने अपने मालिक को उधार कैसे दे दी, और यहाँ तक मामला आ गया था कि 1,75,000 रुपये मुझे लेना बाकी है। तो उन्होंने कहा कि 1,75,000 रुपये जैसी बड़ी रकम ये लाया कहाँ से। तो उस मामले को, अपील को स्वीकार किया गया और मामला खारिज किया गया। दूसरा बासवलिंगप्पा वाला मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है। बासवलिंगप्पा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी एक्यूज कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को क्वेश्चन करता है तो ये कंप्लेनेंट की ड्यूटी है कि वो यह साक्ष्य पेश करे कि मेरी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी थी कि मैं इसको पैसा दे सकता था। एक्यूज को नेगेटिव एविडेंस पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मैं लर्नेड एडवोकेट जो कंप्लेनेंट के सुन रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी क्रास में ऐसे प्रश्न किए जाए कि आप पैसा कहाँ से लाए थे, ये कहाँ से आया, आपकी स्थिति ऐसी नहीं कि आप दे सको, तो वहाँ फरियादी को ऐसा गवाह भी लाना चाहिए कि साहब मुझे पैसा कहाँ से आया था। फॉर एग्जांपल, मैं रिटायर्ड हुआ था तो मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिला था, मुझे कुछ एरियर मिला था पुराना, मुझे पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिला था, मेरा लड़का इंजीनियर बन गया था तो वो भी मुझे पैसे भेजता था, उसमें से मेरी बचत होती थी। ऐसे सारे साक्ष्य उनको पॉजिटिव एविडेंस लाना चाहिए जब कभी फाइनेंशियल कैपेसिटी को चैलेंज किया जाए। तो ये एक्यूज का पहला डिफेंस है कि कंप्लेनेंट की वित्तीय स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो मुझे इतनी भारी रकम दे सके। दूसरा डिफेंस, 138 एनआई एक्ट का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व के लिए चेक जारी होना चाहिए। 2 जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। महेंद्र सिंह भसीन, महेंद्र भसीन वाले मामले में जो चेक दिए थे एक्यूज ने, वो मोबिलाइजेशन के पेटे दिए गए थे। मोबिलाइजेशन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ था, वो भी प्रगति पर ही था, उनके बीच डिस्प्यूट हो गए थे, लेकिन एक्यूज ने सारी चेक पेश कर दिया और डिसऑनर हो गए, 138 एनआई एक्ट लगा दिया। प्रश्न ये उठा कि ऋण या दायित्व वैध रूप से वसूली योग्य था ही नहीं, क्योंकि अभी मोबिलाइजेशन का कार्य पूरा हुआ ही नहीं था, इसलिए चेक अभी मैच्योर हुए ही नहीं थे। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व नहीं है, और AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हुए विधि प्रतिपादित की कि 138 के एक्सप्लेनेशन के तहत ये परिवादी को बताना पड़ेगा कि मेरा जो ऋण था वो वैध रूप से वसूली योग्य था। तो एक्यूज को ये डिफेंस भी लेना चाहिए। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखें। लर्नेड एडवोकेट को एक्यूज को विश्वास में लेके पूछना चाहिए कि संव्यवहार किस पेटे था। कभी कभी नौकरी लगाने के नाम पर, टेंडर पास कराने के नाम पर, मनचाही जगह पर ट्रांसफर कराने के नाम पर, मादक पदार्थों के नाम पर, किसी और ब्लैकमेलिंग के नाम पर, IPL या क्रिकेट के सट्टे में हार जीत के नाम पर ऐसे भी चेक के लेन देन होते हैं। तो ये सब उद्देश्य कैसे हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है अवैध उद्देश्य, और अवैध उद्देश्य के लिए यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो लीगली इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उसको वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व नहीं कहा जा सकता। एक्यूज बताने में बड़े हिचकते हैं, लेकिन ये लर्नेड एडवोकेट जो एक्यूज के उनको विश्वास में लेके पूछना चाहिए कि आखिर ये ट्रांजैक्शन किस बात का था। ये दूसरा डिफेंस है। तीसरा डिफेंस ये ले सकते हैं कि ऋण या दायित्व अस्तित्व में ही नहीं था। देखिए, आदर्श स्टेशनरी वाले केस आपके सामने फ्लैश हो रहा है। आदर्श स्टेशनरी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रय आदेश अभी पूरा ही नहीं हुआ था, जो क्रय आदेश दिया गया था उसके तहत माल अभी पूरा प्राप्ति नहीं हुआ था, और ऐसे में उन्होंने चेक लगा दिए, तो यहाँ एनआई एक्ट नहीं बनेगा। 2014 सुप्रीम कोर्ट पर रिलाय करते हुए ये आदर्श स्टेशनरी वाले मामले में यहाँ भी कहा कि ऋण या दायित्व अस्तित्व में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रस्ट में घूमने गया, ट्रस्टियों ने मुझे पूरा ट्रस्ट बताया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे ट्रस्ट में हम बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें देते हैं, वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, हम जो है विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं,
डॉक्टर भी बुलाते हैं, चिकित्सा की सुविधाएं भी देते हैं। वो सारी चीज़ें देख के मैं प्रभावित हुआ, मैंने चेक डोनेट कर दिया एक वहाँ पर। किसी दिन मैं किसी मंदिर में गया, वहाँ मुझे मंदिर में पूरा घूम के बताया कि साहब हम वृक्षारोपण करते हैं, या हम जो है वृद्धों को जो है निःशुल्क कंबल वगैरह ठंड में वितरित करते हैं, स्कूल के बच्चों को पुस्तकें वितरित करते हैं, अनाथालय चलाते हैं। मैंने वहाँ एक चेक डोनेट कर दिया। घर आया, मित्रों के पास, परिवार के सदस्यों के सामने मैंने बात की कि आज मैं फला ट्रस्ट में या फला मंदिर में गया था, बहुत अच्छा लगा, मैं इतना दान करके आया हूँ। वहाँ उन्होंने बताया कि साहब आप जिस ट्रस्ट या जिस मंदिर में दान करके आए हैं वो तो विवादित है, या वो जो बोर्ड है या वो जो भी धार्मिक संस्था विवादित है, वो चैरिटेबल वर्क नहीं करते हैं, उनके लिटिगेशन कोर्ट में चल रहे हैं, उन्होंने कुछ अतिक्रमण कर रखा उसके मामले चल रहे हैं, पुजारी अवैध को हटाने की कार्रवाई चल रही है, पुजारी किसी अवैध गतिविधि में लिप्त है, तो मैंने स्टॉप पेमेंट कर दिया, चेक का भुगतान रोक दिया मैंने। उसका एनआईए का मामला लगता है मान लो, तो ये ऋण या दायित्व अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि मेरा उस ट्रस्ट या उस मंदिर या उस जो भी धार्मिक संस्था है उस पर कोई ऋण या दायित्व नहीं था। मैं तो केवल एक गिफ्ट दे के आया था वहाँ पर। तो ऐसे मामले भी हो तो उससे पूछिए कि किस पेटे दिया था आपने चेक, और वो अस्तित्व में नहीं होगा ऋण और दायित्व, तो एनआईए नहीं बनेगा। ये तीसरा डिफेंस। चौथा डिफेंस, यदि कंप्लेनेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उससे पूछिए कि क्या आपने विभाग की अनुमति से ऋण दिया था। देखिए फ्लैश हो रहा सेक्शन 17 एमपी सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1965। ऐसे हर स्टेट के कंडक्ट रूल्स बने हैं, सेंट्रल के कंडक्ट रूल्स बने हैं। उसमें कहा गया है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने विभाग की अनुमति के बिना किसी को उधार न तो देगा और न लेगा। ये डिफेंस भी लेना चाहिए कंप्लेनेंट को। कई बार हम डिमांड नोटिस लेते ही नहीं है। एक भारतीय मानसिकता बनी हुई कि जैसे ही कोई नोटिस आया हम कह देते मना कर देना कि घर पर नहीं है, लेते नहीं, घर में होने के बाद भी हम नोटिस नहीं लेते हैं। मेरा आग्रह यह है कि ऐसा नोटिस लेना भी चाहिए, और न केवल लेना चाहिए बल्कि अपने लीगल एडवाइजर से उसका बाकायदा उत्तर आंसर बना के और भेजना चाहिए, और ऐसा उत्तर स्पीड पोस्ट से जल्द भेजना चाहिए, और आंसर में अपने सारे डिफेंस लेना चाहिए कि मेरा कोई ऋण या दायित्व तो था ही नहीं, मैं कंप्लेनेंट को जानता नहीं हूँ, मेरा कोई समव्यवहार नहीं हुआ है, ये चेक सिक्योरिटी पेटे था या ऋण या दायित्व अस्तित्व में था। जो भी डिफेंस हो लेना चाहिए और प्रॉपरली आंसर करना चाहिए। एक डिफेंस ये भी है कि हमें मांग सूचना पत्र मिला ही नहीं। हालांकि सीसी अलावी हाजी आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इसमें यह कहा गया है कि मांग सूचना पत्र का डिफेंस लेने के पहले अभियुक्त को चेक की राशि कोर्ट का नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर अंडर प्रोटेस्ट न्यायालय में जमा कराना जरूरी है, तो ही वो डिफेंस ले सकता है। तो मैं लर्नेड एडवोकेट जो एक्यूज के उनसे आग्रह करूंगा कि यदि मांग सूचना पत्र एक्यूज को सही पते पर नहीं भेजा है या उस पर तामील नहीं हुआ है, उसके दस्तखत नहीं है, उसके परिवार के सदस्यों के दस्तखत नहीं है और पोस्टमैन से मिलकर तामील बताया गया है, तो ये डिफेंस भी उचित मामलों में लेना चाहिए। अगला डिफेंस ये है कि चेक गुम गया था, चोरी चला गया था, तो ये भी अपने को कोजेंट एविडेंस लाना चाहिए कि साहब चेक गुम गया था या चोरी चला गया था, मैंने थाने पर रिपोर्ट की थी, उसकी प्रति है और ये थाने की रसीद है। पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की तो मैंने एसपी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा था एफआईआर, ये उसकी एडी की रसीद, डाक रसीद है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने प्राइवेट कंप्लेंट लगाई, चेक का दुरुपयोग किया है इन्होंने, और 467, 68 और 420 का मैंने कंप्लेंट भी लगाया है इनके खिलाफ। ऐसे सारे एविडेंस लाना चाहिए यदि चेक गुमने और उसके दुरुपयोग की कहानी हो आपकी। तो कभी कभी ये कहते हैं कि चेक हमने सिक्योरिटी पेटे पे दिया था, जैसे लक्ष्मण वाला मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है। लक्ष्मण में दूध का समव्यवहार था कि 1 साल तक वो दूध देगा, दूध के समव्यवहार की सुरक्षा पेटे चेक दिए गए थे। एमएस नारायण मेनन, ये भी सिक्योरिटी पेटे चेक का मामला है। तो जब कभी सुरक्षा पेटे चेक दिए हो और उसका दुरुपयोग किया हो तो ये बचाव भी एक्यूज को लेना चाहिए। देखिए कुछ डिफेंस आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। कोर्ट फीस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्लेनेंट को कितना कोर्ट फीस लगाना चाहिए, तो लर्नेड एडवोकेट जो एक्यूज के उनको देख लेना चाहिए कि क्या कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल लगाई है या नहीं, मामला लिमिटेशन में है नहीं। पिछले वीडियो में मैंने लिमिटेशन के बारे में चर्चा की थी कि चेक देने के 3 माह के भीतर उसको बैंक में पेश करना होता है, अनादरित होकर आने के 1 माह के भीतर रिटर्न डिमांड नोटिस देना होता है, डिमांड नोटिस की तामील के बाद 15 दिन वेट करके फिर 1 माह के भीतर कंप्लेंट पेश करना होती है। ये सारी उसकी लिमिटेशन है। इसमें जहां भी ब्रेक किया हो उसका डिफेंस भी लेना चाहिए, तब भी एनआईए नहीं बनेगा यदि लिमिटेशन के बाहर है। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का डिफेंस लेना चाहिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन 2 ही जगह होता है। पहला, यदि कंप्लेनेंट ने अपनी बैंक के माध्यम से भुगतान लिया है तो जहां फरियादी की बैंक है वहां,
यदि वो एक्यूज की बैंक में सीधा चेक लेके चला गया तो जहाँ एक्यूज की बैंक है वहाँ इन दो ही स्थानों पर जो परिवाद लग सकता है। काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था या नहीं, अर्थात मांग सूचना पत्र की तामील के बाद 15 दिन वेट किया या नहीं किया उसने, ये भी डिफेंस लेना चाहिए। ये सारे डिफेंस भी लर्नेड एडवोकेट को लेना चाहिए। अगला डिफेंस, एक्यूज ये कहता है कि मेरा साक्ष्य कोई नहीं देता, मेरे पक्ष में कौन गवाह देगा, तो वहाँ फ्लैश हो रहा 315 सीआरपीसी। 315 सीआरपीसी ये कहता है कि अभियुक्त एक सक्षम साक्षी होता है, न्यायालय की अनुमति से वो साक्ष्य दे सकता है। तो स्वयं को भी साक्ष्य कक्ष में आकर अपने सारे डिफेंस बताना चाहिए कि मेरे ये डिफेंस है। अगला डिफेंस आपके सामने फ्लैश हो रहा है, फर्म ने एनआई एक्ट का कंप्लेंट लगाया, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी ने लगाया, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। तो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी एनआई का कंप्लेंट नहीं चलेगा, ये डिफेंस भी लेना चाहिए। आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न में चेक की राशि नहीं दर्शाई, बही खाते में नहीं दर्शाई, अकाउंट बुक में नहीं दर्शाई, तो ये डिफेंस भी लेना चाहिए कि देखिए साहब, अगर ये सौदा जेन्युइन होता तो ये आईटीआर में भी दिखाता, बही खाते में भी दिखाता, अकाउंट्स बुक में दिखाता, लेकिन इसने नहीं दिखाया है, ये भी डिफेंस लेना चाहिए। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट मांगना चाहिए। ये रिपोर्ट कब जरूरी है? जब चेक पर आपके दस्तखत जाली बना लिए हैं, तब जरूरी है। या चेक तो आपने बहुत पहले दिया था और वर्षों बाद उसका दुरुपयोग करके और जो है उसमें राशि भर ली है और चेक भर लिया है। इन दो मामलों में तो हमको रिपोर्ट के लिए एक्यूज पर्सन को आगे आना चाहिए, अन्य दशा में इसका कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। दो ही जगह, या तो आपके दस्तखत जाली बना लिए हैं या दस्तखत तो आपके हैं लेकिन वर्षों बाद उस चेक का दुरुपयोग कर लिया है, तो वहाँ सिग्नेचर, एज ऑफ सिग्नेचर और शाही की उम्र की जाँच के लिए भेजा जाता है। न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। कभी कभी हम ब्लैंक चेक देने का डिफेंस रहता है कि साहब हमने ब्लैंक चेक दे दिया था और हमने चेक कम राशि के लिए दिया था, इसने ज़्यादा राशि भर ली। वीर सिंह वाला सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फ्लैश हो रहा है। यहाँ कॉशन में फरियादी के लिए कहूँगा, एक्यूज के लिए, कि ब्लैंक चेक पहला तो देना नहीं चाहिए, और यदि दिया है तो साथ में एक 100 रुपये के एग्रीमेंट में लिखवा लेना चाहिए कि मैंने इन नंबर के ब्लैंक चेक इसको दिए हैं और इतनी राशि ये भर सकते हैं, ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो। अन्य दशा में सेक्शन 20 एनआई एक्ट ये कहती है कि यदि आप किसी को ब्लैंक चेक दस्तखत करके देते हो तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप उसको भरने की अथॉरिटी भी देते हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अल्ट्रेशन कर लिया चेक में, कुछ मटेरियल अल्ट्रेशन है, ये डिफेंस भी लेना चाहिए कि साहब चेक में इन्होंने 1 को 7 बना लिया है, 0 बढ़ा ली है, तो वहाँ भी 87 एनआई एक्ट ये कहता है कि ऐसा मटेरियल अल्ट्रेशन यदि कर लिया है और उस पर चेक जारी करने वाले के दस्तखत नहीं है तो वो चेक इनवैलिड हो जाएगा। एक्यूज ये डिफेंस भी ले सकता है कि साहब मैंने तो कंपनी से रिजाइन कर दिया था, चेक पे दस्तखत मेरे हैं, लेकिन मैं कंपनी छोड़ चुका था और मैंने अपना रिजाइन न केवल कंपनी को रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया था बल्कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज में जाके भी अपना रिजाइन लेने का तथ्य बता दिया था। कंप्लेनेंट को भी जानकारी दे दी थी मैंने कि मैं रिजाइन कर चुका हूँ, ये डिफेंस भी लेना चाहिए। एक कुमार एक्सपोर्ट्स का मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है। कुमार एक्सपोर्ट्स वाले मामले में यह था कि एक्यूज का कहना था कि साहब मैंने इससे वूलन कारपेट खरीदे ही नहीं और इसने जो है पुराने चेकों का दुरुपयोग किया है और साथ में उसमें सेल टैक्स का सर्टिफिकेट पेश किया। सेल टैक्स में फरियादी ने कहा था कि मेरा इस वर्ष में कोई वूलन कारपेट नहीं बिका, ये डिफेंस मान्य किया गया। तो यहाँ मैं आग्रह करूँगा कि जीएसटी के रिटर्न, सेल टैक्स के रिटर्न, इंट्री टैक्स के रिटर्न, वेट टैक्स के रिटर्न जो पुराने भरे हैं वो उन सब की भी कॉपी संबंधित कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या जो उधार आपको माल देना फरियादी बता रहा है वो उसने रिटर्न में भी दर्शाया है या नहीं, ये डिफेंस भी लेना चाहिए। क्या गवाह कोई उपस्थित था उस समय जब आपने इतनी बड़ी राशि दी? तब किसी गवाह के सामने दी, कोई एग्रीमेंट लिखाया, कोई लिखा पढ़ी कराई? जब आप आज सगा रिश्तेदार भी पैसा उधार देने में संकोच करता है तो आपने एक थर्ड पर्सन को इतनी बड़ी राशि कैसे दे दी, ये डिफेंस भी लेना चाहिए। कौन कौन से डिफेंस लिए जा सकते हैं ये तो मैंने बता दिया, कौन से नहीं ले सकते हैं। 140 एनआई एक्ट का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। 140 ये कहता है कि आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि चेक अनादरित हो जाएगा। आप साहूकारी का डिफेंस नहीं ले सकते। मनी लेंडिंग एक्ट आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उसका सेक्शन 27E जो है ये कहता है कि मनी लेंडर एक्ट्स जो है चेक पर लागू नहीं होता है। कभी कभी ये स्थिति आती है कि क्रिमिनल अपील में भी एक्यूज एब्सेंट हो जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे लर्नेड एएसजे जो सुन रहे हैं कि क्रिमिनल अपील में यदि एक्यूज एब्सेंट हो जाए या अपीलार्थी एब्सेंट हो जाए
तो आपको उसका समन या वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है। आपको एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके अपील को मेरिट पर सुन लेना चाहिए और डिसाइड कर देना चाहिए। बानी सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी और पुरुषोत्तम पटेल, दो मामले आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल अपील डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं होती। सिविल अपील में आदेश 41 नियम 17 का प्रावधान है। सिविल अपील डिसमिस इन डिफॉल्ट हो सकती है, क्रिमिनल नहीं होती है। तो हमें एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देना चाहिए लीगल एड से एडवोकेट, और अपील को मेरिट पर सुनकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब यहां मैं आप कुछ परीक्षार्थीगण के लिए भी कहना चाहूंगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो परीक्षार्थीगण और हमारे लर्नेड एडवोकेट के लिए एक छोटा सा शेयर बोलते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। आप जब भी तैयारी करें, चाहे परीक्षार्थी की के रूप में या जूनियर एडवोकेट के रूप में, अपने हौसले हमेशा बुलंद रखें। क्या कहा है शायर ने कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है। अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है। ये तो हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ये मुश्किलों, अभी तो मैंने चलना सीखा है। अभी तो छलांग बाकी है और असली मुकाम बाकी है। इस तरह से अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए परीक्षा की तैयारी भी करना चाहिए और हमारे जूनियर एडवोकेट को भी विभिन्न मामलों की तैयारी करना चाहिए। देखिए कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। इंटरिम कंपेंसेशन के बारे में संशोधित प्रावधान कौन सा है, समझाइए। समझौता किस प्रकार हो सकता है, समझाइए। 2018 सिविल जज में पूछा गया था। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है 138 एनआई एक्ट के, ये समझाइए। कौन से डिफेंस नहीं ले सकते, ये समझाइए। जैसा मैंने अभी बताया 140 एक्ट का, एनआई एक्ट का नहीं ले सकते हैं। अपेक्स कोर्ट ने समन्स की तामील के बारे में क्या डायरेक्शन दिए हैं, वो समझाइए। यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध इंडियन बैंक वाला मामला। परिवादी की मृत्यु के बाद क्या उसके वेद प्रतिनिधि कार्रवाई को आगे चला सकते हैं, 2014 एडीजे में पूछा गया था। साक्ष्य अभिलिखित करने के तरीके, वो समझाइए। ये 2015 में पोस्ट डेटेड चेक के बारे में 2015 और 2017 में 2 प्रश्न पूछे गए, वो देखिए। उपधारणाएं कौन कौन सी ली जा सकती है, ये प्रश्न भी आ सकता है। 146 की उपधारणा, 118, 139, ये सारे प्रिजम्पशन इसमें है। चेक अनादरण में समरी ट्रायल क्या होता है, समरी ट्रायल में क्या शक्तियां हैं, वो समझाइए। अवधिवादी चेक पेश होने पर क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, ये समझाइए। इसके अलावा ये 3 प्रश्न, अंतरण की विधि मान्यता के बारे में है प्रश्न। मांग सूचना पत्र का बचाव कैसे ले सकते हैं, ये प्रश्न है। क्या अपील न्यायालय भी चेक के लेखीवाल को कोई राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है, 148 एनआई एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है, ये उसका है, इसको भी बताइए। लोक अदालत में समझौता होने के बाद यदि कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो क्या उपचार उपलब्ध है, जो गोविंदन कुट्टी मेनन वाला मामला मैंने बताया था उस पर यह प्रश्न आधारित है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे डीएलओज, पैरालीगल वॉलंटियर्स, सेक्रेटरी लीगल एड की क्या ड्यूटी है कि आपके जो भी पैनल लायर है उनकी जब भी ट्रेनिंग हो उनको बताइए कि कंप्लेंट में कैसी तैयारी करना और डिफेंस कौन कौन से लेना, किस तरह से डिफेंस लेना और किस तरह से अपना केस लड़ना। जब आप फील्ड में जाएं और वहां अपना लीगल लिटरेसी कैंप लगाएं, उनमें भी इस बारे में चर्चा करिए। मुझे आशा ही नहीं है, तो पूर्ण विश्वास है कि चेक अनादरण के मेरे इन दोनों वीडियो से आपको चेक अनादरण की पूरी प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। आप इन्हीं न्यायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लर्नेड एडवोकेट अपने केस की तैयारी करें, परीक्षार्थी तैयारी करें। लॉ स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि जब वो फील्ड में जाएंगे तो 50% लिटिगेशन उनको एनआई एक्ट का ही मिलेगा और ये बारीकियां समझ के जाएं। मुझे आशा ही नहीं है, तो पूर्ण विश्वास है कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे। और मैं क्लेम केस पर 6 वीडियो, बेल के कानून पर 5 वीडियो, इंटरिम जो है कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी पर 1 वीडियो और एनआई एक्ट पर 2 वीडियो, इस तरह से अब तक 14 वीडियो बना चुका हूं और ये सब डे बाय डे के उपयोग के हैं। और इन 14 वीडियो में आज दिनांक तक लीगल पोजीशन वही है जो मैंने बताई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं परमपिता परमेश्वर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी फ्रेटर्निटी के लिए कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।